अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको न्यूट्रिएंट्स के हवाले से थोड़ा बताऊंगा। ब्लूमिंग किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं और बडिंग, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक तरीके से भी और इनऑर्गेनिक तरीके से भी, दोनों तरीके से हम क्या चीज़ ऐसी यूज़ की जाए जिससे हमारी जो है यील्ड बहुत बड़ी हो, हमारे फ्लावर्स ना गिरें, फ्लावर्स और फ्रूट का साइज़ बहुत बड़ा हो, बड़े बड़े हों मतलब, और क्वालिटी फ्रूट हो। मिसाल के तौर पे अगर टोमेटो हो तो बहुत स्वीट हो, मैंगो हो तो बहुत स्वीट हो, और मतलब जो भी फ्रूट्स हों वो अच्छी क्वालिटी वाले हमें फ्रूट्स मिलें और बहुत तादाद में मिलें। तो बेसिकली मार्केट में तो काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन वैसे देखा जाए जो एनपीके के हवाले से हम बात करते हैं, मिसाल के तौर पे कोई फर्टिलाइज़र के हवाले से, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के हवाले से, तो सबसे बेस्ट जो ब्लूमिंग के लिए है बेसिकली, जिसे हम पोटेशियम फॉस्फेट मोनो बेसिक है, या हम जिसको पोटेशियम मोनो पोटेशियम फॉस्फेट कहते हैं, या डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट कहते हैं, या एमकेपी जिसे कहते हैं। एमएपी तो आपको मैंने बताया था, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। ये एमकेपी है बेसिकली, मोनो पोटेशियम फॉस्फेट। मोनो पोटेशियम फॉस्फेट का जो एनपीके रेशियो है बेसिकली वो है 0:52:34। और ये वैसे तो मतलब फ्रूटिंग के लिए, बडिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए, ब्लूम के लिए बहुत 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 बेस्ट है। इवन हम सीडलिंग्स में भी इसको एज अ रूट ग्रोथ के तौर पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही लिटिल क्वांटिटी। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था, एमएपी हम 16 पार्ट ऑफ टी स्पून यूज़ करते हैं, तो इसको भी हम 16 पार्ट ऑफ टी स्पून यूज़ कर सकते हैं एज अ सीडलिंग फीडिंग। ठीक है, तो बेहतरीन जो है इसका पर्पस, जो इसका मेन पर्पस जिसे आप कहना चाहिए, जिसकी स्पेशलिटी जिसे कहना चाहिए, ये ब्लूमिंग है। बेसिकली आप उसको समझें ब्लूम एनहांसर समझें। ये एक तो आपका फ्लावर जितना बड़ा होता है, जितना अच्छा ब्लूम होता है, उतना अच्छा फ्रूटिंग भी देता है। फिर उतनी अच्छी फ्रूटिंग के साथ साथ उसकी उतनी क्वालिटी फ्रूट भी होता है, और फिर उसकी स्वीटनेस भी अच्छी आती है। तो बेसिकली ये एमकेपी मार्केट के अंदर ये वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, जस्ट लाइक डीएपी, एमएपी। और इसी तरह ये एमकेपी जो है वो बहुत मशहूर प्रोडक्ट है, वर्ल्ड वाइड मिलती है। और इसको आप एज आ फंगिसाइड भी आप यूज़ कर सकते हैं। फंगिसाइड से मुराद जैसे कि मिसाल के तौर पे पाउडरी मिल्ड्यू के लिए ये बेस्ट है। ये पाउडरी मिल्ड्यू को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। और जैसे कि क्यूकम्बर में हुआ, किसी और के अंदर जो भी पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक आता है बेसिकली, ये वाइन्स में ज़्यादा आता है बेसिकली। ये क्यूकम्बर हुआ, करेला हुआ, खीरे की हुई, ककड़ी हुई, मतलब इस तरह की टाइप की जो है, इसमें पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू का अटैक बहुत आता है। तो इसके लिए बेस्ट है कि एमकेपी भी आप यूज़ कर सकते हैं एज अ फंगिसाइड, और ये बहुत अच्छी तरीके से इसको ख़त्म कर देती है। और हाँ, रोज़ेज़ में भी बेसिकली, रोज़ेज़ में भी है, और भी मतलब गर्मा सर्दा वगैरह, या क्या कहते हैं अपना, अल्लाह भला करे, उसका तरबूज है, तरबूज में भी आप बहुत इसको इसकी जो है एज आ फोलियर स्प्रे इस्तेमाल करके आप इसको एज आ फंगिसाइड के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये कि इसको आप और दूसरे फर्टिलाइज़र्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपने कैल्शियम और मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है उसके साथ तो आपने टोटली यूज़ करना ही नहीं है। ठीक है, न्यूट्रल लॉक हो जाता है। अगर आपने उसको यूज़ करना है तो आप कैल्शियम अलग और मैग्नीशियम अलग यूज़ करेंगे, और वो भी अलग डे में और अलग पर्टिकुलर टाइम में। इसके साथ आप यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, दूसरी चीज़ें आप यूज़ करना चाहें, दूसरे कोई भी फर्टिलाइज़र्स आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आप कोई भी और दूसरे यूज़ कर सकते हैं फर्टिलाइज़र्स। उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अगर आपने यूज़ करने हैं, जस्ट लाइक आयरन हुआ, जिंक हुआ, कॉपर हुआ, ये तो उसके लिए लाजमी किलेटेड हों वो, और किलेटेड के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप यूज़ नहीं कर सकते उसके साथ। तो बेस्ट है। मैं तो वैसे तो मैं आपको यही कहूँगा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जब भी यूज़ करें, सॉइल में स्पेशली,
और फोलियर स्प्रे में तो चल जाता है, लेकिन अगर आप सॉइल में यूज़ कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शंस की वजह से ये न्यूट्रन लॉक हो जाते हैं। और तो बेहतर ये कि किलेटेड हमेशा आप यूज़ किया करें, कैल्शियम यूज़ करें, जिंक यूज़ करें, आयरन यूज़ करें, मैग्नीशियम यूज़ करें, कोई भी चीज़ आप यूज़ करें माइक्रो न्यूट्रिएंट, आप उसको किलेटेड यूज़ कीजिए, तो वो बेस्ट रहेगा बनिस्बत इसके कि आप विदाउट किलेटेड एजेंट के तौर पे आप मतलब कोई भी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूज़ करें। कोई और यूज़ करना है, आपने DTA का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना, या जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके एजेंट्स जो बनाते हैं किलेटेड न्यूट्रिएंट्स, तो वो आप फिर फोलियर स्प्रे के तौर पे यूज़ करें। वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा सॉइल के अंदर यूज़ करने के लिए। ये मेरा देखें आप, ये पोटेशियम फॉस्फेट मोनोबेसिक है, ये 1 kg का है, KH2PO4। पोटेशियम फॉस्फेट मोनोबेसिक या पोटेशियम मोनो पोटेशियम फॉस्फेट, ये सब एक ही है, या इसको आप डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट कहें, वो भी एक ही है। इसको आपने 1 टीस्पून आपने इस्तेमाल करना है इन अ गैलन ऑफ वाटर, मतलब गैलन में आप इतना प्रिसाइज ना होएं, कोई मसला नहीं। 3.78 इज़ इक्वल टू 1 गैलन, मतलब 3.78 लीटर इज़ इक्वल टू 1 लीटर 1 गैलन। तो आप इसको ज़रूरी नहीं है कि आप इतना प्रिसाइज हो, आप 4 लीटर्स में आप यूज़ कर लें, 5 लीटर्स में भी यूज़ कर लें। जितना कम आप यूज़ करेंगे वो अच्छा है, तो ज़्यादा यूज़ करेंगे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कम यूज़ करें तो वो बहुत अच्छा है। अच्छा, तो अभी ये मेरे पास है पोटेशियम फॉस्फेट मोनोबेसिक, और मेरे पास बेसिकली फर्टिलाइज़र ग्रेड नहीं है, अनफॉर्चुनेटली मुझे मिला नहीं था, तो ये मेरे लेबॉरेटरी ग्रेड है। अगर आप देखें शायद इसमें लिखा हुआ भी हो, ये देख रहे हैं, फॉर लेबॉरेटरी एंड रिसर्च यूज़ ओनली। तो ये मेरे पास फर्टिलाइज़र ग्रेड नहीं है, और इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है मेरे पास, क्योंकि फर्टिलाइज़र ग्रेड नहीं ना होने का, ये लेबॉरेटरी ग्रेड है, बेसिकली है तो प्योर एक्स्ट्रा प्योर ग्रेड है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान जो मुझे है कि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, मतलब सबसे बड़ा नुकसान तो नहीं कह सकते आप, इसमें कह सकते कि जो ड्रॉबैक है उसका कि इसमें देख रहे हैं आप, इसमें आपको क्लोराइड भी मिल रहा है और साथ में सोडियम की भी कुछ क्वांटिटी है, तो विच इज़ नॉट गुड फॉर प्लांट्स। ठीक है, तो ये 0.005% भी क्लोराइड जो है ना, वो भी अच्छा नहीं है। तो क्लोराइड और सोडियम फ्री होना चाहिए, तो वो प्रोडक्ट बेस्ट है। ये बेसिकली फर्टिलाइज़र ग्रेड नहीं है, इसलिए ये इसमें सोडियम और क्लोराइड दोनों शामिल हैं। तो ये आप देख लें, जब भी आप प्रोडक्ट लें मोनो पोटेशियम फॉस्फेट, तो आप उसमें देख लीजिएगा, उससे पूछ लीजिएगा कि ये बेसिकली सोडियम और क्लोराइड फ्री होना चाहिए। ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड जो है वैसे 0.5234 है। 1 टीस्पून पर गैलन आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए। बेस्ट आपको मैंने बताया है कि ये बेस्ट जो है वो ब्लूमिंग के लिए बेस्ट है, ब्लूमिंग स्टेज के लिए। ऑल्दो आप थ्रू आउट स्टेज आप जब भी आप चाहें यूज़ कर सकते हैं इसको, सीडलिंग से लेके मैच्योर प्लांट्स तक। ठीक है, लेकिन फ्लशिंग के टाइम नहीं, मतलब हार्वेस्ट के बाद जो आप फ्लशिंग का टाइम होता है जिसमें आप कुछ भी यूज़ नहीं करते, वो उस टाइम नहीं यूज़ कर सकते ऑब्वियसली। तो होपफुली आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा। MAP का मैंने आपको बताया था, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, और वो आप एज आ सीडलिंग के तौर पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं, रूट्स के लिए बेहतरीन था। ये MKP भी जो है रूट्स के लिए बेहतरीन है, प्लस ब्लूम एनहेंसर के तौर पे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो आप देखें, पूछें किसी से आपके पास, जहाँ पे जो भी आपका नियर बाय कोई भी हो गार्डन शॉप, उससे आप पूछें, उसको बोलेंगे जी मुझे मंगा के दें MKP, और उसको यूज़ करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ायदा रहेगा, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और याद रहे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं इसके साथ यूज़ करना है। कैल्शियम मैग्नीशियम जो है आपने यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल अलग डे पे अलग टाइम पे। और वैसे भी कैल्शियम आप जब भी, ये भी मैं आपको बता दूं, कैल्शियम आप जब भी आप इस्तेमाल करें, या मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये तीनों याद रखें। स्पेशली कैल्शियम जब भी आप इस्तेमाल करें तो कैल्शियम को ऑल्टरनेट डेज में इस्तेमाल करें, किसी भी फर्टिलाइज़र के साथ यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि कैल्शियम लॉक होने में कोई टाइम नहीं लगाता। सॉइल में आप डालते रहेंगे, पड़ा रहेगा, लॉक हो जाएगा, प्लांट्स आपको इंटेक करने के काबिल नहीं रहेगा। और कैल्शियम जब भी यूज़ करें, किलेटेड कैल्शियम यूज़ करें, भले यहाँ ना मिले, लोकल ना मिले, बाहर से इंपोर्ट करवा लें, मिल जाए वो अच्छा है। या अगर बाहर से इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो फिर कैल्शियम को आप एज अ फोलियर स्प्रे इस्तेमाल कीजिएगा, सॉइल में मत यूज़ कीजिएगा कभी भी, क्योंकि सॉइल में लॉक होने में कोई टाइम नहीं लगाता है कैल्शियम।
और स्पेशली जब आप किसी और फर्टिलाइज़र के साथ यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, काफ़ी चीज़ आइडिया हो गया होगा। अब इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको और अपने फर्टिलाइज़र्स के हवाले से और न्यूट्रिएंट्स के हवाले से मैं इंशाल्लाह बताता रहूँगा। ये फर्टिलाइज़र आप हाइड्रोपोनिक्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप सॉइल में भी यूज़ कर सकते हैं, एज़ अ फोलियर स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं, एज़ अ फंगिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। अब यही चीज़ हम ऑर्गेनिक तरीके से किस तरह से दे सकते हैं अपने प्लांट्स को, क्योंकि लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं कि जी हम इनऑर्गेनिक तरीके से नहीं चलेंगे, केमिकल्स हम यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है फसलों को मतलब बाद में खाने के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बड़े हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। लेकिन दुनिया जहाँ की चीज़ें खा रहे होते हैं, लेकिन इस मामले में थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं। बहरहाल उनके लिए बेहतरीन ये है ऑर्गेनिक तरीका। बडिंग से ही पहले जब आपने ट्रांसप्लांट कर रहे हो जब, तो आप थोड़ा बेस में ना मतलब प्लांट्स आपने अभी नहीं डाला है, आपने गमला सेट किया है, पॉट सेट किया है, उसमें थोड़ी सी मिट्टी बेस में डालें, पेबल्स डाल के उसमें थोड़े से ड्रेनेज के लिए, उसके बाद थोड़ा सा बेस जब बनाते हैं ना, तो वहाँ उस बेस में बोन मील का थोड़ा सा आप क्वांटिटी डाल दें। और उसमें यह है कि बोन मील से आपको आयरन भी मिलेगा, फॉस्फोरस भी मिलेगा, उसमें नाइट्रोजन भी होता है, प्लस कैल्शियम भी होता है। लेकिन क्योंकि ये स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र होता है, तो इसलिए प्लांट्स जो है इसको फ़ौरन ही इंटेक नहीं कर पाते, इसलिए इसको बेस में इसकी लेयरिंग की जाती है, ताकि जब ये प्लांट्स की रूट्स जब थोड़ी बड़ी हों तो वो नीचे से बेस तक जब पहुँचें तो वो उसको इंटेक करने के काबिल हों, वो रिट्रीव कर सकें और वो अपने इंटेक कर सकें उसको। तो बेसिकली ऑर्गेनिक तरीका ये कि आप बोन मील, ऑर्गेनिक बोन मील आप ले लें, ठीक है, उसको आप बेस में थोड़ा सा लेयर बना के उसमें डालें, उसके ऊपर फिर आप थोड़ा सा मिट्टी डाल के फिर अपना प्लांट को ट्रांसप्लांट करें, उस प्लांट में उसको लगाएं, ठीक है। क्योंकि जब फ़ौरन आपने उसको रूट्स को टच नहीं होनी चाहिए बोन मील, क्योंकि रूट्स को अगर आप टच करवाएंगे बोन मील तो फिर वो डैमेज करेगा आपके प्लांट्स की रूट्स को और प्लांट्स को भी, और हो सकता है प्लांट जो है आपका मर भी जाए बेसिकली। तो ये बेहतर जब होता है कि हम जब सीडलिंग से जब यंग प्लांट में हम जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें आप लेयरिंग कर लें, नीचे एक बेस बना के, ठीक है, और उसके बाद मिट्टी डाल के थोड़ी सी प्लांट को आप वहाँ पे लगाएं। तो वो बोन मील क्या करेगी, वो फास्फोरस भी प्रोवाइड करेगी आपको आगे चल के प्लांट्स के लिए। जब वो फ्रूटिंग का टाइम आएगा, बडिंग का टाइम आएगा, तो फास्फोरस भी अवेलेबल होगी, उसको कैल्शियम भी अवेलेबल होगी, उसको नाइट्रोजन भी अवेलेबल होगी और माइक्रो एलिमेंट्स भी कुछ अवेलेबल होंगे। तो वो बेस्ट है ऑर्गेनिक तरीका, ठीक है। उसके बाद आपने जब वो बडिंग और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पे स्टार्ट हो जाए तो आपने बनाना पील टी बना के, अच्छा उस दौरान सॉरी आपको एक चीज़ और बता दूं, अपना बोन मील जब आप लेयरिंग कर रहे हो तो उसी में लेयरिंग में आप 2-4 बनाना पील्स के जो है वो आप उसको टुकड़े करके डाल लें। आप उसको पाउडर बना के सुखा के क्रश करके फिर पाउडर बना के डालें तो भी अच्छा है, और अगर आप वैसे ही डाल दें तो भी अच्छा है, क्योंकि डीकम्पोज उसने बहरहाल हो जाना है और वो जल्दी हो जाते हैं। बनाना पील की खूबी होती है कि जल्दी डीकम्पोज होता है एज़ कम्पेयर टू बोन मील। तो बेहतर ये कि उसकी लेयर थोड़ी सी ऊपर रखिएगा बनाना पील की, और बोन मील की थोड़ी नीचे रखिएगा, क्योंकि वो डीकम्पोज होने में टाइम लेता है। ये डीकम्पोज बहुत जल्दी हो जाती है, इवन अगर आप उसको ऊपर भी रखेंगे, या आप देखते हैं जैसे बाहर आप रखते हैं केला ज़्यादा दिन होता है तो सड़ जाता है, वो सड़ जाता है बेसिकली डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है, वो ब्लैक क्यों हो रहा होता है, वो बेसिकली स्टार्टिंग हो जाती है उसकी डीकम्पोजिंग होने की। तो आप वो धूप में रखें इसको बनाना पील को, और एक हफ्ते धूप में रखें, कड़क हो जाएगा, कड़क उसको हो जाएगा तो आप उसको क्रश कर दें हाथों से, या भले उसको ग्राइंड कर लें, या ओवन में उसको उस पर रखता था और उसके बाद में उसको थोड़ा देखता रहता था नीचे से शीशे से। मैं इसकी भी वीडियो बनाऊंगा, मेरे पास अभी पाउडर ख़त्म हो गया बनाना का उसका पील का, तो मैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसका, तो वो बड़ा अच्छा मतलब तरीका है उसका, बेसिकली वो जल्दी मिल जाता है उसको, क्योंकि पाउडर होता है बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी वो डिकम्पोज हो जाता है। तो बहरहाल वो उसका मैं तरीका इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दिन बताऊंगा कि बनाना पील को किस तरह से हम पाउडर बना के यूज़ कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर पर्पस। तो बहरहाल ये आप इसकी लेयरिंग आप कर दें, ठीक है। और जब आप लेयरिंग करके ट्रांसप्लांट कर देंगे, प्लांट को बंद कर देंगे, तो उसके बाद जब ये फ्लावर्स पे आ जाए या बडिंग पे आ जाए या फ्रूटिंग पे आ जाए, तो आप बनाना पील का एक आप ये काम ही करें कि एक बड़ी बॉटल ले लें, अगर उसकी शीशे की हो तो बेहतरीन है। शीशे की बॉटल लेके उसमें बनाना पील्स काफ़ी सारे भर दें, उसमें पानी भर दें, ठीक है,
और काफ़ी सारा पानी भर दें, इतना कि वो बनाना पील उसमें डूबे रहें, ठीक है। उसको एयर टाइट कर दें। एयर टाइट करके बनाना पील्स को उस पानी के अंदर, उस पानी को अच्छी डार्क प्लेस में, ठंडी जगह पे, छाँव में, धूप में नहीं, छाँव में, उसको छाँव में रखें। विदिन अ वीक और 10 डेज़ आप देखेंगे कि वो उसमें पानी उसका जो है येलोइश ब्राउन टाइप का हो जाएगा। तो वो पानी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं कि जी हम इसको क्वांटिटी कितनी दें, कितना दें। भाई वो बनाना पील का पानी है, उसमें कोई लेवल नहीं है, कोई क्वांटिटी नहीं है बनाना पील्स की। आप 10 भी डाल सकते हैं, 15 भी डाल सकते हैं, मैं 5 भी डाल सकता हूँ, 8 भी डाल सकता हूँ, लेकिन इट डज़ंट मीन कि मैं उसको अंदर प्रीसाइज़ कैलकुलेशन आपको मैं बताऊँ। प्रीसाइज़ कैलकुलेशन नहीं बता सकता। ये मैंने हमेशा आपको कहा है, जब भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कोई भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ करें या कोई भी न्यूट्रिएंट आप यूज़ करें, उसको हमेशा लो लेवल पे रख के यूज़ करें, ठीक है। ज़्यादा करेंगे वो नुकसानदेह हो सकता है, और लो लेवल पे आप यूज़ करेंगे तो फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप उसको कम यूज़ करें, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर वो 10 दिन में आप यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत डिकम्पोज हो जाएगा, तो उसको थोड़ा सा यूज़ कर लें, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद बता देगा, प्लांट आपको खुद बता देगा उसकी पोजीशन क्या है। जब आप फ्लावरिंग, बडिंग, फ्रूटिंग में आप यूज़ करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। तो बेसिकली वो ऑर्गेनिक, वो जो है पोटेशियम से भरपूर होता है बनाना पील, तो वो ब्लूमिंग के लिए एज आ ब्लूम इन्हांसर के तौर पे काम करता है, वो एज आ क्वालिटी फ्रूट क्रिएट करने के लिए काम करता है, एज आ टेस्टी फ्रूट क्रिएट करने के लिए काम करता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये दोनों, आप जो आपको मैंने बताया, और इसको आप यूज़ करें। इजीली अवेलेबल है और इजीली यूज़ भी हो सकता है। दूसरी बात, ये इम्पॉर्टेंट बात, कि जब भी प्लांट जो है फ्रूटिंग पे आता है या फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को, वो पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितना अपनी लाइफ साइकिल में प्लांट कोई भी न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करता है, वो सबसे ज़्यादा पोटेशियम ही यूज़ करता है ड्यूरिंग फ्रूटिंग। तो बेहतर है कि आप फ्रूटिंग के टाइम पे पोटेशियम को लेवल को हर वक्त, मतलब हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उसको पोटेशियम देते रहें। जितनी ज़्यादा फ्रूटिंग है उतना टाइमली आप उसको फ्रूटिंग देते रहें, और पोटेशियम देते रहें। और जितनी कम अगर उसकी फ्रूटिंग है तो फिर उसके कम हिसाब से पोटेशियम देते रहें। लेकिन पोटेशियम के दौरान आप याद रखिएगा, जब पोटेशियम डालेंगे तो पोटेशियम की वजह से मैग्नीशियम कम हो जाता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का इंटेक नहीं कर पाता है प्लांट्स। तो बेहतर है कि मैग्नीशियम सल्फेट या एप्सम सॉल्ट का जो है वो टाइमली आप उसको हर वीक जो है स्प्रे करते रहें, ताकि उसकी डेफिशिएंसी ना हो मैग्नीशियम की ड्यूरिंग फ्रूटिंग। और पोटेशियम की वजह से, बेसिकली पोटेशियम की वजह से होती है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम की कमी वाक़ होती है। और इंशाल्लाह आपको मैं और फिर आगे थोड़ा सा आइडिया दूंगा न्यूट्रिएंट्स के हवाले से। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्लांट्स का भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। स्टे ब्लेस्ड।